नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टांग हृदयम की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारा ध्यान रहेगा सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानियम पर। ये भोजन के सिर्फ बाहरी रूप की नहीं, बल्कि उसके असली स्वभाव, उसके स्वरूप को समझने की बात करता है। बिल्कुल। ये वाग्भट ने लिखा है और फिर अरुण दत्त, हेमाद्री जैसे विद्वानों ने इस पर टीकाएं भी लिखी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम जो खाते हैं उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या असर होता है। और ये असर सिर्फ कैलोरी या विटामिन वाला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असर आता है भोजन के अपने गुणों से, जैसे उसका रस यानी टेस्ट, फिर वीर्य यानी उसकी तासीर, गर्म है या ठंडा, अच्छा। फिर विपाक मतलब पचने के बाद क्या असर छोड़ता है, गुण जैसे भारी है या हल्का, और कर्म यानी उसका स्पेसिफिक एक्शन क्या है बॉडी में। ओह। तो इन सबको समझना ही एक तरह से स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो ये तो जैसे भोजन की अपनी एक भाषा है जिसे हमें समझना है। चलिए इस समझ की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं अष्टांग हृदयम भोजन को किन मुख्य वर्गों में बांटता है और उनके क्या रहस्य बताता है। पहला पड़ाव क्या है? पहला है शूक धान्य वर्ग। शूक धान्य मतलब? शूक मतलब नुकीला सिरा या बाल जैसे अनाज के ऊपर होता है। तो ये वो अनाज हैं जिनके ऊपर बाल या शूक होते हैं, जैसे चावल यानी शाली। अच्छा, चावल। इसमें भी कई तरह के होते होंगे? हाँ, बहुत तरह के, जैसे रक्तशाली, महाशाली, कलम, कई नाम है। इनकी सामान्य गुण क्या है वो श्लोक 4 में बताया है। क्या कहता है श्लोक? स्वादु पाकर सह स्निग्धा वृष्या बद्धाल्पवर्चसः कषाययान रसः पथ्या लघुवो मूत्रलहिमः। वाह, इसमें तो बहुत सारे गुण आ गए। स्वाद में और पचने के बाद मीठा, स्निग्ध, वृष्य। हाँ, मतलब स्वाद में मीठा, पचने पर भी मीठा। स्निग्ध यानी शरीर में चिकनाई लाने वाला। वृष्य मतलब बल और वीर्य बढ़ाने वाला। बद्धवर्चस मतलब मल को बांधने वाला, पर अल्पवर्चस भी यानी कम मात्रा में मल बनाने वाला। और हल्का कसेलापन भी। हाँ, कषाय अनुरस। और पथ्य है यानी सेहत के लिए अच्छा, लघु है पचने में हल्का, मूत्रल है यानी यूरिन फ्लो बढ़ाता है, और हिम यानी ठंडा है तासीर में। इतने सारे गुण। तो इन सब शाली चावलों में सबसे अच्छा कौन सा माना गया है? वो है रक्तशाली, लाल चावल। श्लोक 5 की शुरुआत ही इसी से होती है। शुग्यशु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णा त्रिदोषः वरह तत्र रक्तः मतलब श्रेष्ठ रक्तशाली। हाँ, श्रेष्ठ। और क्यों? क्योंकि ये तृष्णा यानी प्यास बुझाता है और त्रिदोषाहा है। त्रिदोषः यानी वात पित्त कफ तीनों को शांत करता है। बिल्कुल। ये जो संतुलन बनाने वाला गुण है ना, यही इसे खास बनाता है। इसके बाद फिर महाशाली, कलम वगैरह आते हैं जिनका गुण थोड़ा कम होता जाता है। तो ये दिखाता है कि आयुर्वेद कितनी बारीकी से चीजों को देखता था। तो रक्तशाली सबसे बैलेंस्ड हुआ। लेकिन क्या सारे शूक धान्य मतलब ये नुकीले सिरे वाले अनाज सब ऐसे ही ठंडे और हल्के होते हैं? नहीं, यही तो विविधता है। जैसे कुछ और अनाज हैं, यवक, हयान, इनके बारे में श्लोक 6 में बताया है। यवका हयाना पांसु बाष्प नैषद कादयः स्वादुष्ण गुरवः स्निग्धा पाके अम्लाः श्लेष्म पित्तला। अच्छा, तो ये अलग हैं, कैसे? ये स्वाद में तो मीठे हैं, श्लोक कहता है स्वादु, पर उष्ण है यानी तासीर में गर्म। गुरु है मतलब भारी, स्निग्ध है चिकनाई वाले, और पाके अम्लाह पचने पर खट्टे हो जाते हैं। ओह, तो ये शाली से काफी अलग हो गए। हाँ, और नतीजा श्लेष्म पित्तलः, कफ और पित्त को बढ़ाते हैं। और श्लोक 7 ये भी कहता है कि सृष्ट मूत्र पुरीशाश्च मतलब मलमूत्र की प्रवृत्ति भी बढ़ाते हैं। इनमें भी यवक को शाली के मुकाबले थोड़ा कमतर माना गया है, पूर्वम पूर्वम च विंदिता। तो देखिए, एक ही वर्ग में कितना फर्क है। सही बात है। एक तरफ त्रिदोष शांत करने वाला रक्तशालीम्बार और दूसरी तरफ ये यवक जो कफपित्त बढ़ा रहा है। ये तो अनाज के अंदर ही अलग अलग पर्सनालिटी होने जैसा है। अच्छा, साठी चावल का भी जिक्र आता है, शिष्टिक, वो कैसा है? हाँ, शिष्टिक चावल, जिसे साठी कहते हैं, शायद इसलिए कि ये 60 दिन में पक जाता है। इसे व्रीहि यानी धान की एक और कैटेगरी उसमें श्रेष्ठ माना है। अच्छा, व्रीहि में श्रेष्ठ। हाँ, श्लोक 7-8 कहते हैं
स्निग्धो ग्राही लघु स्वादु स्त्रिदोष घ्न स्थिरो हिमः सप्तम शिष्ठिको व्रीहिषु श्रेष्ठो। तो ये स्निग्ध है पर ग्राही है, मतलब मल को रोकता है, लघु है, हल्का, स्वादु मीठा, और फिर से त्रिदोष घ्न, अरे वाह, ये भी त्रिदोष नाशक है। हाँ, त्रिदोष को शांत करने वाला। साथ में स्थिरो मतलब शरीर को स्थिरता देता है, और हिम यानी ठंडा है। इसमें भी जो सफेद साठी है गौर, वो काले सफेद वाले से बेहतर माना गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड ऑप्शन है। तो रक्तशाली और साठी दोनों ही त्रिदोष के लिए अच्छे हैं। अब एक और बात थी, अनाज का नया या पुराना होना, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत जरूरी बात है ये। श्लोक 25-26 में इसका जिक्र है। नवम धान्यम अभिष्यन्दी लघु संवत्सरोषितम 25। नवम धान्यम अभिष्यन्दी मतलब नया अनाज अभिष्यन्दी होता है। ये क्या है? अभिष्यन्दी मतलब जो शरीर के चैनल्स में, स्रोतों में भारीपन लाए, रुकावट पैदा करे, थोड़ा चिपचिपापन या क्लॉगिंग जैसा समझिए। ओ, तो नया अनाज भारी होता है पचाने में। हाँ, एक तरह से। जबकि लघु संवत्सरोषितम जो 1 साल पुराना हो चुका है, संवत्सर मतलब साल, वो लघु हो जाता है, हल्का, पचाने में आसान। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब समय के साथ अनाज हल्का हो जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ अनाज का प्रकार ही नहीं, वो कितना पुराना है, ये भी उसके गुणों को बदल देता है। ये तो हुई शूक धान्य की बात। अब अगले वर्ग पर आते हैं, शिंभी धान्य, यानी दालें, फलियां वगैरह। इनका सामान्य स्वभाव कैसा बताया है? शिंभी धान्य यानी दालें, इनके जो जनरल गुण हैं वो श्लोक 17-18 में है। शिंभी धान्यम विबंधकृत कषायम स्वादु संग्राही कटुपाकम हिमम लधु 17 मेधग श्लेष्मास्त्र पित्तेषु हितम लेपोपसेकयोः। विबंधकृत मतलब ये रुकावट कर सकती हैं। हाँ, अक्सर ये स्रोतों में रुकावट या कॉन्स्टिपेशन जैसा कर सकती हैं। स्वाद में कषाय स्वादु मतलब कसैली मीठी। संग्राही है यानी मल को रोकने वाली। अच्छा, मल रोकने वाली। चावल तो कम मल बना रहे थे पर बांध रहे थे, ये रोकती हैं। हाँ, ये ग्राही या संग्राही होती हैं ज्यादातर, और पचने पर कटु विपाक यानी तीखा असर। तासीर में हिम ठंडी और लघु यानी हल्की होती हैं। तो ठंडी और हल्की पर रुकावट कर सकती हैं। इनका उपयोग कहाँ बताया है? ये मेद, कफ, रक्त और पित्त की समस्याओं में लेप के रूप में या फिर उपसेक यानी सूप वगैरह में फायदेमंद है। ठीक है, तो जैसे चावल में रक्तशाली बेस्ट था, क्या दालों में भी कोई हीरो है? हाँ, बिल्कुल है। मूंग दाल, मुद्ग। श्लोक 18 कहता है, वरोत्र मुद्को अल्प चलः, वरो अत्र मुद्गः, मतलब यहाँ मूंग श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ। और क्यों? अल्प चलः, ये सबसे कम चल यानी वात पैदा करती है। हाँ, इसीलिए मूंग दाल इतनी हल्की और सुपाच्य मानी जाती है, खासकर जब कोई बीमार हो। बिल्कुल, वो पथ्य आहार का एक मुख्य हिस्सा है। और इसके उलट कोई ऐसी दाल जो ज्यादा वात बनाती हो? हाँ, उसी श्लोक में आगे है, कलाय स्त्रतिवातल। कलाय यानी मटर, वो अतिवातल है। हाँ, मटर बहुत ज्यादा वात बढ़ाने वाली बताई गई है, तो जिन्हें वात की तकलीफ रहती है उन्हें मटर खाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मूंग सबसे कम वात वाली, मटर सबसे ज्यादा। अच्छा, कुल्थी के बारे में क्या? कुलत, वो तो कहते हैं पथरी में बहुत काम आती है। हाँ, आपने सही सुना। कुल्थी के गुण श्लोक 19-20 में हैं। उष्णाः कुल्थाः पाके अम्लाः शुक्राश्म श्वासपीनसान 19 कासार्षः कफवातांश घ्नन्ति पित्ताश्रदाः परम। ये तो काफी शक्तिशाली लग रही है। उष्णाः मतलब गरम है। हाँ, गरम तासीर है, और पाके अम्लाह पचने पर खट्टी होती है। यह शुक्र धातु पर, अश्मरी यानी पथरी पर, श्वास, पीनस, जुकाम, खांसी, अर्श, बवासीर, कफ और वात, इन सब पर काम करती है, इन्हें नष्ट करती है। इतनी सारी चीजों पर? हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी बात आखिर में कही है, पित्ताश्रदाः परम। इसका क्या मतलब? ये पित्त और रक्त को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो ये एक औषधीय दाल है जिसे सोच समझकर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। रोजमर्रा खाने के लिए शायद उतनी ठीक नहीं, खासकर जिनकी पित्त प्रकृति है। समझ गया, तो दवा की तरह ही है। और उड़द दाल, माश, वो तो काफी भारी और ताकत देने वाली मानी जाती है। हाँ, उड़द के गुण श्लोक 21-22 में बताए हैं।
माशः स्निग्धो बलश्लेष्म मलपित्तकरः सरः 21 गुरूष्णो अनिलः स्वादुहो शुक्र वृद्धि विरेककृत। ये तो गुणों का खजाना लग रहा है। हाँ, स्निग्ध बल बढ़ाने वाली, कफ मल और पित्त को बढ़ाती है, सरह है मतलब मल को आगे बढ़ाने में मदद करती है, गुरु है भारी, उष्ण गरम है, अनिलह यानी वात को नष्ट करती है, स्वाद में मीठी है और शुक्र धातु को बढ़ाती भी है और बाहर निकालने विरेक में भी मदद करती है। इतने सारे गुण। लेकिन आपने कहा था शिंबी धान्य हल्की होती हैं सामान्यतः, उड़द तो भारी है। हाँ, ये अपवाद है और दिलचस्प बात ये है कि श्लोक 25 में इसे शिंबी धान्य में अवर कहा गया है। अवर मतलब सबसे नीचे, निम्न। हाँ, माशोत्र सर्वेषु वरो। शायद इसका मतलब ये है कि इसके गुण इतने तीव्र हैं और ये इतनी भारी है कि इसे पचाना सबके बस की बात नहीं, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दालों में भी देखिए, मूंग जैसी हल्की और सुपाच्य से लेकर उड़द जैसी भारी और गुणकारी तक पूरी रेंज मौजूद है। अच्छा, अब अगर इन अनाजों और दालों को पका लिया जाए तो क्या होता है? कृतान्य वर्ग यानी पके हुए भोजन की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पकाने का तरीका भोजन के गुणों को बहुत बदल देता है। आयुर्वेद इस पर बहुत ध्यान देता है। जैसे चावल से ही आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, मंड, पेया, विलेपी, ओदन। हाँ, मांड, दलिया, खिचड़ी, भात, बिल्कुल। श्लोक 26-27 बताते हैं कि इनमें हल्कापन कैसे बदलता है। मंड पेया विलेपी नामो उदनस्य च लाघवम 26 यथा पूर्वम लाघवम। मतलब जैसे जैसे नाम लिए वैसे वैसे हल्के होते जाते हैं। मंड सबसे हल्का। हाँ, मंड सबसे हल्का, फिर पेया पतला दलिया, फिर विलेपी गाढ़ा दलिया या खिचड़ी, और सबसे भारी ओदन यानी पका हुआ भात। उसमें तो सिर्फ पानी जैसा होता है ना? हाँ, उसमें चावल के कण नहीं होते, बस पानी या मांड होता है। इसके फायदे देखिए श्लोक 27-28 में। शिवः स्तत्र मंडो वातानुलोमनः त्रिडग्लानि दोषशेषघ्ना पाचनो धातु साम्यकृत 27 स्रोतो मार्दवकृत स्वेदी संदुक्षयति च अनलम। शिवः मतलब कल्याणकारी। हाँ, शिव मतलब कल्याणकारी। ये वात का अनुलोमन करता है, यानी गैस को नीचे की तरफ ले जाता है। प्यास, थकान मिटाता है। शरीर में जो बचे खुचे दोष हैं उन्हें निकालता है। पाचन में मदद करता है, धातुओं में बैलेंस लाता है। और स्रोतों को नरम करता है, पसीना लाता है। हाँ, स्रोतो मार्दवकृत स्वेदी। और सबसे जरूरी संदुक्षयति च अनलम, ये अग्नि को यानी पाचन शक्ति को जगाता है, बढ़ाता है। ओह, इसीलिए बीमारी के बाद या पंचकर्म वगैरह के बाद मंड पीने को कहते हैं, अग्नि बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही, अग्नि को धीरे धीरे वापस लाने के लिए ये बेस्ट है। और ओदन यानी भात, वो तो हम रोज ही खाते हैं। उसे हल्का कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका भी बताया है श्लोक 30-31 में। सुधौता प्रसृतः स्विन्नो अत्यक्तोष्मा चौदनो लघु। सुधौता मतलब अच्छे से धोकर। हाँ, अच्छे से धोया हुआ। प्रसृतः जिसका मांड निकाल दिया गया हो, स्विन्नः जो ठीक से पका हो, और अत्यक्तोष्मा गर्मा गर्म जिसमें से भाप निकल रही हो। ऐसा भात लघु यानी हल्का होता है। अच्छा, मांड निकालकर गरम गरम खाने से हल्का होता है। हाँ, और श्लोक 31 आगे कहता है कि अगर चावल को भूनकर भ्रिष्ट तंडुलाह बनाया जाए या फिर पाचन बढ़ाने वाली औषधियों जैसे सोंठ वगैरह के काढ़े में पकाया जाए तो वो और भी हल्का हो जाता है। और भारी कब होता है? जब इसके उलट करें, बिना धोए मांड समेत कच्चा रह गया हो, ठंडा हो गया हो, या फिर दूध मांस रस जैसी भारी चीजों के साथ पकाया गया हो। विपरीतो गुरुहु क्षीर मांसाद्यर्यश्च साधितः। तो सिर्फ क्या खा रहे हैं ये जरूरी नहीं, कैसे बना रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, बनाने की विधि गुणों को बदल सकती है। इसी तरह सत्तू के बारे में भी कुछ नियम थे। सत्तू वो गर्मियों में बहुत चलता है। हाँ, सत्तू के लिए कहा है कि वो तुरंत ताकत देता है, प्यास भूख मिटाता है, श्लोक 38-39। पर उसे खाने के कुछ नियम हैं, श्लोक 39-40 में। क्या नियम है? नोद कांतरितान द्विर्न निशायाम न केवलान 49 न भुक्त्वा न द्विजैश्चित्वा सत्तून द्यान न वा बहून। मतलब पीते हुए बीच बीच में पानी न पिएं, दिन में 2 बार न खाएं, रात में न खाएं, सिर्फ सत्तू न खाएं,
मतलब बिना घी शक्कर मिलाए, खाने के तुरंत बाद न खाएं, दांतों से काटकर जैसे लड्डू बनाकर न खाएं और बहुत ज्यादा मात्रा में न खाएं। इतने सारे नियम क्यों? शायद सत्तू थोड़ा रूखा और पचने में भारी हो सकता है अगर इन नियमों का पालन न किया जाए। ये नियम उसे बैलेंस करने के लिए है ताकि वो आसानी से पचे और कोई नुकसान न करे। ये तो बड़े प्रैक्टिकल टिप्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्जियों और फलों की तो बहुत बड़ी दुनिया है। शाक वर्ग और फल वर्ग, इसमें तो अनगिनत नाम होंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा वर्ग है। हम कुछ खास सिद्धांतों और उदाहरणों पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सिद्धांत क्या हो सकता है? पहला ये कि कुछ सब्जियां और फल ऐसे हैं जो नेचुरली त्रिदोष को बैलेंस करते हैं। जैसे शाक वर्ग में पाठा, सुनिश्चण वगैरह का एक ग्रुप बताया है, श्लोक 72। और एक सब्जी है जीवंती। जीवंती? हाँ, श्लोक 86 कहता है, चक्षुष्या सर्वदोषग्नि जीवंती मधुरा हिमा। आंखों के लिए अच्छी है, सर्वदोषग्नि है यानी तीनों दोषों को शांत करती है, मीठी और ठंडी है। सर्वदोषग्नि, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसीलिए श्लोक 115 में इसे वरा शाकेशु जीवंती कहा है, सब्जियों में श्रेष्ठ। जैसे चावल में रक्तशाली, दालों में मूंग, वैसे सब्जियों में जीवंती। क्या फलों में भी ऐसा कोई श्रेष्ठ है? हाँ, है ना, द्राक्षा यानी अंगूर। उसे श्लोक 115 में फलोत्तमा कहा है, फलों में उत्तम। अंगूर, वाह, उसकी क्या गुण है? श्लोक 116-117 में काफी गुण हैं। वृक्ष है, आंखों के लिए अच्छा है, मल मूत्र को ठीक से लाता है, मीठा है, स्निग्ध है, ठंडा, भारी है और कई समस्याओं में फायदेमंद है। वात, पित्त, रक्त विकार, प्यास, खांसी, थकान, यहाँ तक कि क्षय में भी। तो जीवंती और अंगूर जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे नेचुरल बैलेंसर्स दिए हैं। बिल्कुल, ये स्वाभाविक रूप से पोषण और संतुलन देते हैं। अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या हो सकता है? शायद कुछ स्पेसिफिक गुणों वाले फल सब्जी? हाँ, सही। कई सब्जियां और फल अपने खास गुणों के लिए जाने जाते हैं। जैसे पटोल, परवल, श्लोक 79 कहता है कि ये हृदय के लिए अच्छा है, कृमिनाशक है, रुचिकर है। परवल हृदय के लिए अच्छा है? ये तो नई बात पता चली। हाँ, और कुष्मांड यानी पेठा या कुमड़ा, श्लोक 88-89 में उसे लताओं वाले फलों में श्रेष्ठ कहा है। वो वात पित्तनाशक है और बस्ती शोधन करता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर को साफ करता है। अच्छा, और अनार के बारे में क्या? दाड़िम? पित्त के लिए खट्टा वाला वात कफ नाशक है और हर तरह का अनार हृदय के लिए अच्छा, हल्का, स्निग्ध, ग्राही और पाचन बढ़ाने वाला है। तो हर फल सब्जी का अपना एक अलग काम है, एक अलग व्यक्तित्व है। हाँ, बिल्कुल, उनका अपना कार्य क्षेत्र है। और क्या कोई ऐसे भी हैं जिन्हें सबसे खराब या नुकसानदायक माना गया हो? हाँ, आयुर्वेद इसमें भी बहुत क्लियर है क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे सब्जियों में सारसप। सारसप, सरसों का साग। हाँ, सरसों का साग। श्लोक 115 में उसे अवरम परम कहा है, मतलब सबसे निम्न। और श्लोक 101 बताता है क्यों वो गुरु है, भारी, उष्ण है, गर्म, मल मूत्र को रोकता है और सर्वदोषकृत है, यानी सभी दोषों को बिगाड़ता है। ओहो, सरसों का साग इतना खराब? हाँ, आयुर्वेद के अनुसार उसे बहुत हितकर नहीं माना गया। वैसे ही फलों में एक फल है लकुच, बड़हल। श्लोक 140 में उसे भी फलाना मवरम और सर्वदोषकृत कहा है। तो मतलब हर हरी चीज या हर फल फायदेमंद ही वो ये जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, विवेक जरूरी है। एक और बात अक्सर सुनते हैं, कच्चा और पका फल में फर्क। क्या आयुर्वेद इस पर कुछ कहता है? हाँ, ये भी एक जरूरी सिद्धांत है। ज्यादातर फल पकने पर ही बेहतर होते हैं, जैसे आम, आम्र। श्लोक 128-129 कहता है कि कच्चा आम वात पित्र रक्त बढ़ाता है, लेकिन पका हुआ आम, पक्वम, वो गुरु होने पर भी वातनाशक है, मीठा है, शुक्र बढ़ाता है। तो आम पका हुआ ही अच्छा है? हाँ, लेकिन इसका एक बड़ा अपवाद है, बिल्व, बेल। बेल? उसका क्या है? श्लोक 125-126 के अनुसार पका हुआ बेल, पक्वम, गुरुतरम दोष, पचाने में ज्यादा भारी और दोष बढ़ाने वाला है, जबकि कच्चा बेल, बालम, वो दीपनम कफ वातनूत, पाचन शक्ति बढ़ाता है और कफ वात को कम करता है। अरे, ये तो उल्टा है, कच्चा बेल बेहतर है। हाँ, पाचन और कफवात के लिए कच्चा बेल बेहतर है, हालांकि दोनों ही ग्राही हैं, मल को बांधते हैं। तो नियम यही है कि ज्यादातर फल पकने पर खाएं, पर बेल जैसी कुछ चीजें कच्ची ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, सब्जियों के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी कुछ था।
पत्ता, फूल, जड़, इनमें क्या फर्क है? हाँ, उनके भारीपन का एक जनरल रूल बताया है। श्लोक 114 कहता है, पत्र पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुताक्रमात्। 114 मतलब पत्ते सबसे हल्के, फिर फूल, फिर फल, फिर डंठल और सबसे भारी कंद यानी जड़। हाँ, सामान्यतः यही क्रम है भारीपन का। पत्ते सबसे हल्के, कंद सबसे भारी। ये भी पाचन के लिहाज से एक उपयोगी जानकारी है। ये तो बड़े ही प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशंस हैं। चलिए अब अंत में उस वर्ग पर आते हैं जो भोजन भी है और औषधि भी, जैसे नमक, मसाले वगैरह। औषध वर्ग। सही कहा। ये चीजें हम कम मात्रा में लेते हैं पर इनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे लवण यानी नमक। हाँ, इसके सामान्य गुण क्या हैं? श्लोक 143-144 देखिए। ये विषंदी है, मतलब क्लेदन करता है, गीलापन लाता है। सूक्ष्म है, यानी बारीक चैनल्स में घुस जाता है। अच्छा, मल निकालने वाला है, सृष्टमल, वातनाशक है, पाचन में मदद करता है। पाकी, तीक्ष्ण है, गरम है, रुचि बढ़ाता है, लेकिन कफ और पित्त को बढ़ाता भी है। तो नमक कफ पित्त बढ़ाता है, लेकिन सभी नमक एक जैसे तो नहीं होते होंगे। सेंधा नमक को तो बहुत अच्छा बताते हैं। बिल्कुल, यही तो आयुर्वेद की खासियत है। श्लोक 144-145 सेंधा नमक, सैंधव की बहुत तारीफ करते हैं। सैंधवम तत्र सस्वाधु वृषम हृदयम त्रिदोषनुत। 44 लघु अनुष्णम दृशः पथ्यम अविदाह्यग्निदीपनम। त्रिदोषनुत, ये भी त्रिदोष नाशक है। हाँ, हल्का मीठा है, वृक्ष है, हृदय के लिए अच्छा है, त्रिदोषनाशक है, लघु है, हल्का, अनुष्ण है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, आंखों के लिए अच्छा है, अविदाही है, जलन नहीं करता, और अग्नि दीपक है, पाचन बढ़ाता है। इसीलिए इसे नमक में बेस्ट माना जाता है। ये तो कमाल है। मतलब नमक भी त्रिदोष नाशक हो सकता है। हाँ, सेंधा नमक हो सकता है। ये दिखाता है कि एक ही कैटेगरी में भी कितना फर्क है। सही बात है। अच्छा, अब मसालों में हींग का क्या महत्व है? हिंगू, हींग पाचन के लिए बहुत जरूरी है। श्लोक 152-153 कहते हैं, हिंगु वात कफा घनाश शूलघ्नम पित्तकोपनम। 152 कटु पाक रस रुच्यम दीपनम पाचनम लघु। वात कफ आनाह शूलघ्नम मतलब वात कफ, पेट फूलना और दर्द, इन सबको खत्म करती है। हाँ, लेकिन पित्त कोपनम, पित्त बढ़ाती है, पचने पर और स्वाद में कटु है, तीखी, रुचि बढ़ाती है, दीपन है, पाचन है और लघु है। तो इसका मेन काम है वात कफ को बैलेंस करना और डाइजेशन को ठीक करना। और त्रिफला, वो तो बहुत फेमस रसायन है। हाँ, त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है, हरीतकी यानी हरड़, आमलकी यानी आंवला और बिभीतकी यानी बेहेड़ा। हाँ, हरड़ के बारे में काफी विस्तार से बताया है। श्लोक 153 से 157। ये मुख्यतः कषाय रस वाली है, गर्म है, रूखी, हल्की, दीपन पाचन, मेधा बढ़ाने वाली और सारक यानी पेट साफ करने वाली है। कफवात रोगों में बहुत अच्छी है। और आंवला? आमलकी श्लोक 158 गुणों में हरड़ जैसी है, पर ये शीतल वीर्य है, ठंडी है और अम्ल रस प्रधान है, तो ये पित्त कफ नाशक है। और बेहड़ा? बिभीतकी श्लोक 159 कटु विपाक है, शीतल है और बालों के लिए अच्छी बताई गई है। तो ये तीनों मिलकर त्रिफला बनते हैं। हाँ, और तीनों मिलकर श्लोक 159 रसायन नवरा त्रिफला बनते हैं। श्रेष्ठ रसायन, आंखों के लिए, स्किन के लिए, डायबिटीज, कफ रक्त विकार सब में काम आती है। इसी तरह त्रिकटु भी है, सौंठ, पीपल, काली मिर्च। हाँ, त्रिकटु श्लोक 164-165 मरिच, काली मिर्च, पिप्पली, पिपल और नागर, सोंठ, ये मिश्रण तीक्ष्ण और गर्म होता है। इसके क्या फायदे हैं? ये मोटापा, अग्निमांद्य यानी पाचन की कमजोरी, श्वास, कास, खांसी, श्लीपद, फीलपांव, पीनस, जुकाम में फायदेमंद है। ये तीनों मसाले अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे? मरिच श्लोक 161 कटु है, कफनाशक, लघु। पिप्पली श्लोक 161-163 सूखी अवस्था में गर्म, वात कफनाशक है पर स्निग्ध और वृक्ष भी है, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल के लिए रसायन विधि बताई है, वैसे ही ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पिपली का ध्यान रखना है। हाँ, और नागर यानी सोंठ श्लोक 163-164 दीपन, ग्राही, रुचिकर, लघु, स्निग्ध,
उष्ण और कफ वात नाशक है। तो त्रिकटु इन तीनों की शक्ति को मिलाकर पाचन और मेटाबॉलिज्म को एकदम तेज कर देता है। अद्भुत। अनाज से लेकर मसालों तक, मतलब अष्टांग हृदयम ने भोजन के हर पहलू को कितनी बारीकी से देखा है। ये सिर्फ क्या खाएं नहीं बता रहा, नहीं, ये तो कैसे खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं और उस भोजन का शरीर पर असल में क्या असर होता है, ये सब समझा रहा है। तो इसका निचोड़ क्या समझे हम? निचोड़ यही है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे शरीर और मन को बनाती है, उसे प्रभावित करती है। हर खाने की चीज का अपना एक स्वरूप है, उसके रस, वीर्य, विपाक, गुणधर्म। जब हम इन्हें समझकर भोजन चुनते हैं, उसे सही तरीके से खाते हैं, तो वो दवा की तरह काम करता है, स्वास्थ्य बनाए रखता है। और जब नहीं समझते, और जब हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो वही भोजन रोग का कारण भी बन सकता है। सीधी सी बात है। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है। ये हमें अपने खाने के प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहां हम अक्सर पैकेट वाली प्रोसेस चीजें खा लेते हैं, वहां भोजन के गुणों का ये प्राचीन ज्ञान कितना प्रासंगिक है? मेरे ख्याल से तो ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज जब लाइफस्टाइल डिजीज इतनी बढ़ रही हैं, तब भोजन के स्वरूप को समझना कि कौन सी चीज शरीर में भारीपन लाएगी, कौन सी गर्मी बढ़ाएगी, कौन सी पाचन सुधारेगी, ये हमें सही चुनाव करने में मदद कर सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये हमें वापस प्रकृति से जोड़ता है, अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। शायद अगली बार जब हम अपनी थाली देखें, उसमें चावल, दाल, सब्जी हो, तो सिर्फ उसके स्वाद या कैलोरी के बारे में ना सोचें। एक पल के लिए उसके गुण, वीर्य, विपाक के बारे में भी सोचें। हाँ बिल्कुल, यही जागरूकता पहला कदम है, भोजन के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। आज के इस पूरी बातचीत से एक विचार आ रहा है मन में, क्या हो अगर हम इन प्राचीन आयुर्वेदिक वर्गीकरणों को और जो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस की समझ है, उसे एक साथ रख कर देखें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पोषण की राह में हमें कुछ और नई, कुछ और गहरी बातें पता चलें। निश्चित रूप से दोनों ज्ञान धाराओं को साथ लाने से एक ज्यादा संपूर्ण तस्वीर उभर सकती है। इस पर और खोज करने की जरूरत है।